हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। तो किरचॉफ्स के दो रूल हैं। एक फर्स्ट रूल है जिसे जंक्शन रूल कहते हैं, दूसरा सेकेंड रूल है जिसे लूप रूल बोलते हैं। तो नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, इजी हैं, आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है करंट का मीटिंग पॉइंट पे, उनका जो अलजेब्रिक सम है वो हमेशा जीरो होता है। इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। जैसे ये मीटिंग पॉइंट हो गया, तो ये क्या कह रहा है कि स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो। तो अलजेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मीटिंग पॉइंट है, ये जंक्शन रूल हो गया। तो यहाँ पे ये I1 करंट इस इनकमिंग करंट है, आ रहा है। I2 आउट गोइंग करंट हो गया, जा रहा है ये। ऐसे ही I3 करंट जा रहा है मीटिंग पॉइंट से। I4 इनकमिंग हो गया, आ रहा है, और I5 जा रहा है। तो जो इनकमिंग करंट होता है उसे पॉजिटिव के साथ लेते हैं, और जो आउट गोइंग करंट होता है उसे नेगेटिव के साथ लेते हैं। यही जंक्शन रूल है। जैसे आपका स्विच बोर्ड घर में लगा होता है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी शो करता है कि जैसे करंट जितना आ रहा है उतना ही जाता है। जैसे आपका मेन सर्किट है, वहाँ से करंट आ रहा होता है, उसके बाद स्विच और पंखों में डिवाइड हो जाता है, तो करंट स्टोर नहीं होता, जितना आता है उतना ही चला जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को शो करता है। तो इसमें जो इनकमिंग करंट है, मैंने कहा उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट है उसे नेगेटिव साइन के साथ। जैसे ये I1 करंट इनकमिंग हो गया, दैट मीन्स I1। I2 आउट गोइंग हो गया, तो माइनस का I2। I3 आउट गोइंग हो गया, देन माइनस का I3। I4 इनकमिंग है, दैट मीन्स प्लस I4। और लास्ट में I5 आउट गोइंग हो गया, तो माइनस का I5। इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, और I1 प्लस I4, ये प्लस का था, जो माइनस का एक साइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5। तो जितना इनकमिंग करंट होगा उसका टोटल आउट गोइंग करंट के टोटल के इक्वल हो जाता है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, इजी है। सेकंड रूल थोड़ा टफ है, ध्यान से समझिएगा। लूप रूल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट in any closed part of an electrical circuit, the algebraic sum of the EMFs is equal to the algebraic sum of the products of the resistance and current flowing through them। क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है रेजिस्टेंस और करंट का, वो भी पोटेंशियल ही होता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं हम कि जो क्लोज्ड पार्ट होता है उसके EMF के अलजेब्रिक सम का का अलजेब्रिक सम उसमें फ्लो होने वाले करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 एंड दिस इज R5। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इट स्टेट दैट एट एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसके कितने क्लोज्ड पार्ट हो गए, आप ध्यान से समझिएगा। ये मैंने सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये EMF एक सेल लगा हुआ जिसका EMF E1 है, यहाँ पे दूसरा सेल लगा है जिसका EMF E2 है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हमने कहा अलजेब्रिक सम। तो ध्यान रखिएगा, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है, जब जो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो सर्किट में, उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। जो क्लॉकवाइज होता है उसे नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। और जो क्लॉकवाइज करंट होता है उससे रिलेटेड जो EMF होता है उसे नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। या अदर वर्ड्स में बात करें तो अगर EMF के टर्मिनल सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं, यानी प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, तो वो नेगेटिव में जाते हैं। अगर माइनस से प्लस जुड़ा हो, अपोजिट टर्मिनल जुड़े हो, तो वो पॉजिटिव के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्लोज्ड पार्ट कितने, क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे अगर हम देखें
इन क्लोज्ड लूप कितने बन रहे हैं? पहला देखिए ए बी सी ए, एक अपर का ये ए बी सी ए, एक ये क्लोज्ड लूप बन रहा है। दूसरा बन रहा है ए डी सी ए, ये तीसरा बन रहा है। और चौथा बन रहा है ए बी सी डी ए। अगर हम बीच की आर्म को छोड़ दें तो फोर्थ लूप ये पूरा कंप्लीट है। 3 लूप इसमें बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम पहले ले रहे हैं क्लोज लूप ए बी सी ए, तो इस सर्किट में ए बी सी ए, तो अगर हम ए बी सी ए लेंगे तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि हमें नीचे वाले लूप से कोई भी मतलब नहीं है। अब हम केवल इतना ही देखना है, हमें ए बी सी ए, नीचे वाला जो लूप है इससे कोई लेना देना नहीं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, इधर जाएगा तो क्या होगा, इससे मतलब नहीं है। अब हमें देखना है कि केवल इस लूप में करंट कैसे जा रहा है। तो I1 और I2, अब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और I3 किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो I1 और I2 पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने कहा जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं वो नेगेटिव। तो I1 और I2 पॉजिटिव हो जाएंगे और I3 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप लोगों ने इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है सेकेंड लॉ का, कि द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, तो पहले I1 इंटू R1 और इसका अलजेब्रिक सम, तो प्लस I2, ये R2 मान लीजिए, तो I2 R2, तो ये I1 R1 प्लस I2 R2, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे। अब देखिए ये अगर ये ना होता तो I3 करंट जो जा रहा था वो I1 से टकराता जा करके, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस का I3 R3, और ये I1 R1 के लिए EMF E1 था, तो ये E1, देखिए सेम टर्मिनल जुड़े। अगर आप इसको देखिए ऊपर वाले लूप को, तो इसका पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, दिस इज फर्स्ट। ये निकल के आ गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा लूप हमारा कौन सा बन रहा है, इन क्लोज लूप ए डी सी ए, तो ये हो गया ए डी सी ए डी सी ए। तो यहाँ पे अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से हैं। अब ऊपर वाला कवर कर लीजिए, तो I3, I4 और I5 तीनों एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं I3 R3 प्लस I4 R4 प्लस I5 R5, और केवल एक EMF जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू E2। तो इसकी इक्वेशन बनानी टफ है। ध्यान रखिएगा, करंट का फ्लो कराना है और जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं वो पॉजिटिव के साथ साइन के साथ लेंगे, और जो उससे टकरा रहा है वो जाकर के निगेटिव के साथ आ जाता है। अगर सेम टर्मिनल जुड़े हुए हैं तो EMF माइनस में जाता है, अगर अपोजिट टर्मिनल जुड़े होते हैं तो प्लस में कर देते हैं। तो ये लूप रूल हो गया, ये जंक्शन रूल, 2 रूल हो गए। इसी लूप रूल के प्रिंसिपल पे V2 स्टोन ब्रिज वर्क करता है। तो अब इसी लूप रूल पे इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर V2 स्टोन ब्रिज, और इसे कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कल से आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी V2 स्टोन ब्रिज देखेंगे अब हम लोग।